हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा है कि अभी इसी सप्ताह में हाई स्कूल व इंटर के सभी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। चाहे जो भी स्टूडेंट, चाहे वो हाई स्कूल में रहा हो या इंटर में किसी भी बोर्ड से या किसी भी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड, सभी का रिजल्ट आ चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये मानी गई है कि सभी बोर्ड का जो रिजल्ट है लगभग 95% से एबव गया है, कि लगभग जो अगर टोटल सभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि इस तरह से देखा जाए कि पिछले 8 से 10 सालों से जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है बच्चों के रिजल्ट में, वो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन ये कहाँ तक के फायदेमंद है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय भी है, और उस पर ही आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चों को नंबर दिया जाता है, आप यूपी बोर्ड का देख लीजिए रिजल्ट, इस साल का ही देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट को देख लीजिए, आईसीएसई बोर्ड का देख लीजिए, या किसी स्टेट का और देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, केरल का ही देख लीजिए, सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हो जाता है कि जो नंबर बच्चों को दिया जाता है लगभग 95 प्लस 90 प्लस सभी परसेंटेज में आते हैं, ऐसे में ये कितने फायदेमंद होगा बताइए। तो ये जाता है कि बच्चों को जो नंबर दिया जाता है वो मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि वो बच्चों को नंबर कहाँ से मिला। और आज यही सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को अधिक मात्रा में नंबर दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो नंबर क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण है। आज इस कारण के बारे में यहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा को विस्तार से शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा कहानी आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है। हमें यही समझना होगा कि नंबरों की जो अधिक मात्रा बच्चों को दी जाती है, उन्हें किसी भी तरह से खुश करने के लिए या अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए अपने कोचिंग ऐसे नंबरों का अधिक से अधिक मात्रा में स्टूडेंट को देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इसी नुकसान के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे इस कहानी को। कहानी एक किसान और एक बिजनेसमैन की है। होता यह है कि एक जो वो किसान है वो बिजनेसमैन के पास जाता है, वो पूछता है कि जो हमारा गेहूं का जो फसल है, जैसा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, गेहूं का जो फसल है उसमें जो मेन पार्ट होता है जिससे हम बाली कहते हैं, उसे मेन हिस्सा कह सकते हैं, कि जहाँ पे बीज लगता है गेहूं का। उस किसान ने उस व्यापारी से पूछता है कि मैं अपने गेहूं की जो बाली होता है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर व्यापारी ने सीधा सा जवाब दिया कि किसान भाई साहब, आपको क्या करना होगा, और अधिक अपने खेत में मेहनत करने की जरूरत होगी, खाद को अधिक देना होगा, पानी की मात्रा अधिक, जैसे सिंचाई 2 बार कर रहे हैं तो 3 बार कर दीजिए, अच्छे से खाद डाल दीजिए। लेकिन इस पर किसान कहता है कि मैं अब इस खेत में और अधिक मेहनत नहीं कर सकता हूं, इसके लिए आप हमें कोई और सिंपल आसान तरीका बता दिए। इस पर व्यापारी कहता है कि आपको करना क्या होगा, जो आपका गेहूं के बाली के नापने का जो पैमाना है, आपको क्या करना होगा, उसको छोटा कर लीजिए। आपका ऑटोमेटिक जो गेहूं की बाली की लंबाई है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इस पर किसान खुश हो जाता है और वही प्रक्रिया करता है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस तरह से हमने देखा कि किसान व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि हमें अपनी बाली की लंबाई को बढ़ाना है, आप हमें कोई आसान तरीका बताइए। इसी प्रकार कुछ ऐसा ही हाल हमारे आज भारत के सभी जो एग्जाम के बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर प्रकार के बोर्ड का हो चुका है। तो इस कहानी को अभी हम आगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इस वर्ष के सीबीएसई बोर्ड के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इंटर के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि लगभग 38,000 से अधिक, 38,000 से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जो 95% भी पाए हैं और उससे अधिक गए, जैसे 96, 97, 98, 100 भी परसेंट पाया गया है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरह से अगर देखा जाए कि इसके पहले का, जैसे ये तो 2020 का रिजल्ट आया है, लेकिन आप सीबीएसई बोर्ड के इंटर का ही रिजल्ट 2019 का देख लीजिए, तो ये जो आंकड़ा था वो लगभग 17,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जो नंबर है, जो परसेंटेज है, वो लगभग 95% प्लस रहा है। इसी तरह से देखा जाए तो अगर 90% पाने वाले छात्र या 90% से अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या कोई कम नहीं है, 1,58,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इस वर्ष का सीबीएसई बोर्ड में इंटर के रिजल्ट में 90+% में नंबर है। इसी तरह से आप सीबीएसई बोर्ड के लास्ट ईयर का ही आप अगर रिजल्ट को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग 94, लगभग 94,000 लड़के ऐसे थे जिन्होंने लगभग 90% से अधिक मार्क्स पाए हैं। इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो अब तक का इतिहास है कि सीबीएसई बोर्ड में कोई भी स्टूडेंट पूरे पूर्णांक में पूरा पूर्णांक कभी भी नंबर नहीं पाया है, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट चुका है। तो ऐसे में एक लड़की है जिनका नाम है दिव्यांशी जैन, जिन्होंने इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड में इंटर के क्लास में 600 में 600 मार्क्स पाए हैं। ये पहली बार का इतिहास है।
तो ऐसे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि किस तरह से बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में नंबर दिया जा रहा है, जबकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसे 100% नंबर मिलना चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आगे 2008 के भी रिजल्ट को तुलना करूंगा, सीबीएसई बोर्ड के ही रिजल्ट को तुलना करूंगा और 2020 के भी रिजल्ट को तुलना करूंगा। सभी बातें वहीं से क्लियर हो जाएंगे। जैसे बताया गया है कि अगर यही जो दिव्यासी जैन है इस बार इनका 100% मार्क्स बना है इंटर के कॉलेज में, उसी तरह से अगर इनका हाई स्कूल का ही रिजल्ट को देख लिए तो लगभग 97% रहा है। इसी प्रकार आप सीबीएसई बोर्ड के लास्ट ईयर का रिजल्ट को देख लीजिए इंटर के क्लास का ही, तो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको 599 नंबर मिला था 600 के पूर्णांक में। तो ऐसे में पहली बार हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट को पूरे पूर्णांक में पूरा पूर्णांक नंबर दिया गया है। इन आंकड़ों से एक बात तो स्पष्ट हो ही गई होगी कि किस तरह से जो स्कूल है, बोर्ड है, टीचर है, कॉपी जांचने वाले, एग्जाम लेने वाले, किसी भी तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से नंबर की बौछार की जा रही है। इसे आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ने नंबर पाया है, बल्कि ये कह सकते हैं कि बच्चों को नंबर स्कूल और बोर्ड ने पूरी तरह से दिया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी को याद होगा, अगर आप 2008 के रिजल्ट पर एनालिसिस करें या उस पर आप ध्यान दें, जैसा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है तो 2008 का ही इंटर के क्लास का ही या सीबीएसई बोर्ड के ही है, तो मात्र 1.5% ऐसे बच्चे होते थे जो 90% से अधिक मार्क्स पाते थे सीबीएसई बोर्ड में। लेकिन आज ये आंकड़ा 2020 में एकदम से बदल गया है और लगभग जो पहले 1.5% हुआ करता था आज वो 15% हो चुका है। 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90% से अधिक मार्क्स पाए हैं इस वर्ष के। तो ऐसे में लगभग देखा जाए तो लगभग 10 टाइम्स या 10 गुना अधिक रिजल्ट में वृद्धि देखी गई है। सोचने की बात तो ये है कि किस तरह से देखा जाए कि कॉलेज में वो कौन सा परिवर्तन हुआ है जिसके कारण से आज टॉपरों की जो संख्या है वो लगभग 2008 से तुलना किया जाए तो इस समय तो लगभग 10 गुने की वृद्धि हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ है कॉलेज में, जबकि आप देखेंगे वहीं आप 2016 का सिलेबस देख लीजिए, 2015 का सिलेबस देख लीजिए इंटर का, आप यूपी बोर्ड का सिलेबस देख लीजिए, कितनी मोटे मोटे किताबें हुआ करती थी, लेकिन आज कितनी पतली पतली किताबें, लेकिन फिर भी आज जो बच्चे हैं वो 100%, 95%, 96% मार्क्स ला रहे हैं, जबकि सिलेबस भी कम हो गया, पढ़ना भी कम है, क्वेश्चन भी सिंपल आता है। तो ऐसे में एक सोचने का विषय है कि क्या हुआ उस स्कूल में परिवर्तन, क्या टीचरों ने अधिक पढ़ाना शुरू कर दिया या कम पढ़ाना शुरू कर दिया, या प्रैक्टिकल में जो नंबर मिलता है वो भी देना शुरू कर दिया अधिक मात्रा में। तो इसी तरह से बताया गया है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या गेहूं की बाली की लंबाई बढ़ गई, या हमारे जो मापने या जो नापने की जो पैमाना था वो छोटा कर दिया या आधा कर दिया, जिसके कारण से आज हमारे गेहूं की बाली की लंबाई बढ़ गई है। वैसे ही आज हमारे जो स्टूडेंट है, जो चाहे हाई स्कूल को या इंटर के, उनके नंबर अधिक आ रहे हैं। आपने देखा हुआ महसूस भी क्या होगा आपके आसपास, या इसी वर्ष के आपने भी एग्जाम दिया होगा, या आपके दोस्त, आपके घर में कोई भी दिया होगा हाई स्कूल या इंटर का, जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट 90% से अधिक भी नंबर पाया होगा उसके मन में भी एक संकोच होगा, उसके मन में एक भावना होगी कि मैं और थोड़ा सा मेहनत किया होता तो लगभग 95% पा लिया होता। लेकिन वहीं पे यह भी देखा गया कि जो बच्चे 94%, 95% लाए नंबर, उनके मन में भी एक चिंता है कि क्या मुझे आगे, अगर उन्होंने इंटर में इतना नंबर पाया है तो उनके मन में ये चिंता होगी कि मैं क्या आगे जब ग्रेजुएशन करूंगा, चाहे बीए करूंगा, बीएससी करूंगा, या भी कोई भी कह सकते हैं कि आगे आपका जो टारगेट होगा आप करने, या आईआईटी कर सकते हैं करने के लिए, तो उसमें क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, मुझे अच्छा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, ये देखा जाए तो आज के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जबकि नंबर उनका कितना है, सभी का है वो लगभग 90% से प्लस है, फिर भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। आगे और बात करने से पहले आप सभी को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस वर्ष अगर देखा जाए 2020 के सेशन में तो किस बोर्ड में कितने बच्चों ने पेपर दिया है। एग्जाम का नाम लूंगा, जैसे सीबीएसई बोर्ड में देखा जाए तो 12 लाख छात्रों ने, हाई स्कूल व इंटर इसमें सभी को मिलाया गया है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं बात करूंगा, एक ही में बात कर लूंगा। इसके बाद है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में देखा जाए तो पूरे भारत में जितने भी बोर्ड हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के हो, सभी में सबसे अधिक छात्र आपके यूपी बोर्ड में होते हैं। तो इसमें इस बार 56 लाख छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, इंटर और हाई स्कूल दोनों मिला के है। केरला जो बोर्ड है वहां पे 4 लाख, क्योंकि जनसंख्या वहां पे कम है, और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या आप जानते कितनी अधिक है। इसी तरह से जीबीएसई जो बोर्ड है ये आपका गुजरात का है, यहाँ पे है 11 लाख छात्रों ने पेपर दिया है। वहीं आईसीएसई जो बोर्ड है
इसमें लगभग 2 लाख बताया जाता है, लेकिन जो मेरे पास डाटा है उसमें 1,75,000 बताया गया है कि इतने स्टूडेंट ने पेपर देते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ टॉपरों के बारे में बात करूं कि सीबीएसई बोर्ड में कौन इस वर्ष का टॉपर रहा है, चाहे आप हाई स्कूल की बात करिए, इंटर की बात करिए, इसी तरह यूपी बोर्ड की बात कर लीजिए। और टॉपर के बारे में सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड का नाम आता है। सीबीएसई बोर्ड में मैं बात करूं तो हाई स्कूल का नाम आता है। तो हाई स्कूल में 2 लोगों ने टॉप किया है, नंबर इनका सेम है। जैसा पहला नाम है सिरजा झापड़ा, जो नई दिल्ली से रहने वाली है, इनका भी नंबर 499 नंबर है 500 के पूर्णांक में। उसी तरह से पी हरनी, जो चेन्नई से रहने वाली है, इनका भी नंबर वही है 499 ही है 500 में। तो ये दोनों लोगों ने अब की बार सीबीएसई हाई स्कूल में टॉप किया है। इंटर में मैं बात करूं तो इंटर में मैंने पहले ही बात कर लिया कि जो दिव्यांशी जैन है, जिन्होंने 600 में 600 नंबर पाए हैं। इसी तरह से यूपी बोर्ड की बात किया जाए कि टॉपरों के, तो हाई स्कूल में रिया जैन है, जिन्होंने 96.67% पाए हैं। इसके साथ ही इंटर में है अनुराग मलिक, जिन्होंने 97% मार्क्स पाकर पूरे अपने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। तो ये हो गया सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड। इसके बाद केरला बोर्ड के बारे में बात किया जाए, क्योंकि हर बोर्ड का थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आया है, जो आपके लिए ये समझने में आसानी हो जाएगा कि नंबरों का कितना अधिक खेल है और किस तरह से हर बोर्ड में सबसे अधिक नंबर बच्चों को ही दिया जा रहा है। जैसे बताया गया है कि इस वर्ष का जो टॉपर है केरला बोर्ड में, उसका नंबर 99.33%। ये हाई स्कूल की बात, क्योंकि वहां पे अभी इंटर का रिजल्ट नहीं आया, तो हाई स्कूल का ही आपको मानना होगा। और ऐसे में 37,334 लड़के ऐसे हैं, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक मार्क्स पाया है इस वर्ष। और टोटल अगर मैं बात करूं कि केरला जो बोर्ड है, वहां पे जितने बच्चों ने, लगभग 4 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उसका सभी का रिजल्ट देखा जाए कि कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, तो पास होने वालों की संख्या 98.11% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद गुजरात जो बोर्ड है, इसमें देख लीजिए, इसमें बताया गया कि 16,718 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर लगभग 90% से अधिक आया हुआ है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात किया जाए, जैसे बताया गया है कि इस वर्ष का जो पेपर हुआ यूपी बोर्ड के में, उसमें जो इंटर के स्टूडेंट अपीयर हुए थे लगभग 30 लाख के करीब में थे। उसमें बताया गया कि 2,70,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो हिंदी में फेल हो गए। जबकि आप जानते हैं कि हिंदी उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग हर राज्यों में ही बोला जाता है, तो ऐसे में हिंदी में अगर फेल होना बहुत ही दुखदायी मानी जाएगी। ऐसे में ये बात ये भी बताया गया कि गुजरात बोर्ड में इस वर्ष के हाई स्कूल के एग्जाम में लगभग 1 लाख बच्चे फेल हुए हैं गुजराती भाषा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जब बच्चा टॉप करता है किसी भी बोर्ड का, किसी भी क्लास का, हाई स्कूल या इंटर का, कोई भी टॉप करता है, तो उसमें किसका सबसे अधिक फायदा होता है? अगर मैं देखूं तो बताया जाता है कि स्टूडेंट का फायदा, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि फायदा स्टूडेंट का ना होकर किसी अन्य लोगों का फायदा होता। अब ये फायदा किस रूप में होता है और कितना फायदा होता है, आप इस बात को ध्यान से सुनेगा। तो सबसे अधिक फायदा होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। जैसे आपने हाई स्कूल का जहां से आपने पढ़ा, जैसे कोचिंग आप पढ़ते ही हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड के हो। इसी तरह से आप इंटर की बात कर ले तो इंटर में तो हर स्टूडेंट होता है वो कोचिंग पर ही टिका होता है। यूपी बोर्ड में तो देखा जाए तो लगभग 100% स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय का कोचिंग करते ही करते हैं। तो अगर वो बच्चा टॉप करता है तो उसका सबसे अधिक नाम किसका होगा? बच्चे के नाम के साथ साथ सबसे अधिक नाम कोचिंग का होगा, क्योंकि उसका फोटो आप देखते हैं कि चौराहे पे या कहीं पे दुकान पे या जहां पे कोचिंग पढ़ता है बच्चा, वहां पे लगा दिया जाता है। तो सबसे अधिक फायदा किसका हुआ? कोचिंग इंस्टीट्यूट का। दूसरा जो सबसे अधिक फायदा होता है वो होता है एग्जाम का बोर्ड। जैसे आपने यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में टॉप किया तो आपका सबसे अधिक नाम किसका होगा? बोर्ड का होगा कि किस बोर्ड के किस बच्चे ने टॉप किया है। ऐसे ही आप इंटर की बात कर ले, सीबीएसई, जैसे अगर आप यूपी बोर्ड से टॉप करते हैं तो आपका यूपी में सबसे अधिक नाम होगा, लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से टॉप करते हैं तो आपका पूरे देश में नाम होगा कि ये बच्चा पूरे देश में सबसे फर्स्ट आया है। इसी तरह से आप देखते हैं कि हर देश की भी नजर होती है कि कहाँ पे कौन सा बच्चा किस बोर्ड से टॉप किया। तो दूसरा जो फायदा होता है वो एग्जाम का बोर्ड, कि किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है कि स्कूल और कॉलेज, आपने किस स्कूल से, चाहे आपने प्राइवेट से किया हो हाई स्कूल या इंटर, इसी तरह से आपने गवर्नमेंट, कहाँ पे था, आपके पिताजी का स्कूल है, कनेक्शन है या कोई नहीं, ऐसा हर चीज देखा जाता है। केवल लास्ट में देखा जाए जो सबसे अधिक फायदा होता है वो उस बच्चे के माता और पिता को फायदा होता है। अब माता और पिता को जो फायदे के रूप में बताया गया है कि इसमें फायदा ये मिलता है कि उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। आस पड़ोस में सभी लोग जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी टॉप करता है, चाहे वो हाई स्कूल में हो या इंटर में,
तो उनके माता पिता से भी बात किया जाता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, किस तरह से मोटिवेट किया, कहाँ पे कोचिंग लगाया, उनके पढ़ने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, क्या खिलाते थी, कैसे पढ़ाती थी, कैसे कहाँ पे घूमता था, हर प्रकार से बात की जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो कुल मिला के माता पिता को भी फायदा होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी जो पॉइंट हमने बताया कि बच्चा को फायदा नहीं हुआ, बच्चे को फायदा क्यों नहीं हुआ, इसको कारण से आप जानेंगे। लॉसेस ऑफ टॉपर, जो टॉप करते हैं किसी भी बोर्ड के हो, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि अगर आपने टॉप किया है या टॉप करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छी चीजें होंगी। क्योंकि देखिए टॉप करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको जिस लेवल पे आप है, जैसे मान लीजिए आप 500 में से अगर आप 400 लाने लायक हैं, लेकिन आपको 500 में से 499 नंबर दे दिया जाता है, तो उस नंबर का आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि हाई स्कूल में तो हमारा इतना नंबर हो गया, लेकिन जैसे ही आप इंटर की करेंगे या कहीं पे ग्रेजुएशन या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, चाहे आईआईटी की बात करिए या कहीं पे भी इंजीनियरिंग की बात करिए, आप जाएंगे वहां पे आपका ये नंबर हाई स्कूल इंटर का कोई मायने नहीं रहता है। ऐसे में ये हमें समझना होगा। बताया गया कि लॉसेस में हम बात करेंगे कि जो लॉसेस क्या होता है टॉपर्स का, जो स्टूडेंट टॉप किया उसको लॉस क्या हुआ। पहला लॉस होता है कि हाई रिस्क एडमिशन नेक्स्ट क्लासेस। जैसे आपने हाई स्कूल में टॉप किया, 90 प्लस नंबर आपने पाया, परसेंटेज पाया, इंटर में आप गए, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने 100% हाई स्कूल में पाया आपको ऑटोमेटिक एडमिशन किया जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि इंटर में टॉप करते हैं तो आप ग्रेजुएशन करेंगे या आईआईटी में जाएंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा नहीं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही टफ हो जाता है कि आप अगला जो आपका क्लासेस होगा वो आप कितना सेटिस्फाई है, आप कितना आपने तैयारी किया है, तो वो एक हाई रिस्क हो जाता है क्योंकि आप पे नजर होती है सबकी। जैसे आप मान लीजिए कि जो अभी हमने बताया कि दिव्यांशी जैन ने 100% पाया, मान लीजिए इनको आईआईटी करना होता या आईटी की इन्होंने मान लिया कि इस वर्ष इनको क्वालिफाई करना होता है, तो सबकी नजर इन पे जरूर होगी। तो ऐसे में माना जाएगा पहला जो पॉइंट है हाई रिस्क एडमिशन नेक्स्ट क्लासेस। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि जो लोग टॉप करते हैं उनके लिए ये बताया गया है कि आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, अगर इसी तरह से बच्चे टॉप करते रहे, 30,000 40,000 बच्चे इसी तरह से लगभग 95% से अधिक मार्क्स पाते रहे, इसी तरह से पाते रहे, तो आने वाले समय में देखा जाए जो अभी कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पे आपके एडमिशन हाई स्कूल और इंटर के बेस पर ही होते, नंबर के आधार पे कट ऑफ बनता उसके आधार पे, लेकिन आने वाले समय में सभी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम पे हो जाएंगे, तो ये सबसे टफ माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मोर स्पेंड मनी, पैसा का अधिक खर्च होगा। अब आप बताइए कि अगर मान लिया आपको कहीं एडमिशन कराना है, इंटर के बाद आपका सीधा एडमिशन हो जाता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, आपने करा लिया, लेकिन अगर वहीं पे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक एंट्रेंस एग्जाम देने में कितना पैसा खर्च होता है। आईआईटी में देख लीजिए, प्री मेन कुल मिलाकर लगभग 8 से 10 हजार का खर्चा आ जाता है, सिर्फ ये फॉर्म अप्लाई करने का होता है। उसके बाद आप किताब पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे, हर चीज करेंगे, तो आपका कितना पैसा खर्च होगा। इसलिए ऐसे नंबरों की कोई वैल्यू आगे आने वाले क्लासेस के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता। चौथा पॉइंट बताया गया कि नो वैल्यू हाई स्कूल एंड इंटर के क्लासेस के जो रिजल्ट होते हैं आगे आने वाले, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करिए। आज आपने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, समझिएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए बताया गया है कि एमए बीए बीएससी हर चीज के पास आपका जो डिग्री है, बीटेक करने वाले भी इस बार कह सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिए। तो ऐसे में उस नंबर का क्या फायदा हुआ, अगर आप 95% पाकर हाई स्कूल या इंटर में ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी क्या वैल्यू, आप हमें बताइए। ऐसे में यह भी बताया गया है कि हम सिर्फ ओनली डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, ना कि जॉब प्राप्त कर रहे हैं, ना ही अपने जीवन में हम सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, यह भी आपको समझना होगा। और लास्ट में बताया गया कि जो लॉसेस की बात आ रहा है कि भारत में वैसे ही आप जान रहे हैं कि बहुत ही अधिक बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप 100% भी पा जाएंगे तो भी आपके लिए कोई भी संभावना 1% भी नहीं कोई कह सकता कि आपको जॉब मिल जाएगा, या आप अपने अनुसार कह सकते हैं कि कोई भी जॉब पा जाएंगे, ये कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप कुछ सलाह समझ सकते हैं, या इसमें कुछ पॉइंट होगा ऐसा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कुछ समझने के लिए, या उसे आगे आने वाले समय में आपको अप्लाई करना पड़े, तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में है क्या। बताया गया कि यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जो 150 वर्षों से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। बदलाव सिर्फ क्या आया है, सिर्फ जो सिलेबस है उसको कम किया गया है। पहले आप देखते हैं कि हर जगह देखा जाए तो यूपी बोर्ड की किताबें लगा करती थी, आज के समय में एनसीईआरटी ला दिया गया, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ आपका सिलेबस कम हुआ है।
इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे मतलब बताया गया कि सिलेबस में सिर्फ 10 चैप्टर ही आएगा, 11 चैप्टर अगर किताब में दिया गया तो वो बच्चा 11वां चैप्टर नहीं पढ़ेगा और ना ही टीचर उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए माना जाता है हाई स्कूल के एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में वो 100% पाता है, लेकिन जैसे ही वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देता है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो ऐसे में बताइए यही गया कि किताब में कई ऐसे चैप्टर, कई ऐसे टॉपिक रह जाते हैं कि जिसको बच्चे पन्ना तक नहीं पलटते, पढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे चलकर एक उद्यमी बने, एक अच्छा बिजनेसमैन बने, एक अच्छा नौकरी वाला, जैसे आईएएस से सभी का सपना होता है कि हम देश की सेवा करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो ऐसे में हम शुरू में ही उसकी जो जिज्ञासा होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो पूरी तरह से हम नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बस हमको बताया गया है कि अगर 10 चैप्टर आएगा पेपर में तो हमें 10 ही पढ़ना होगा, हमें 11-12 चैप्टर नहीं पढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की जिज्ञासा होती है, जो पूछने का तरीका होता है, हम टीचर और जो बोर्ड होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो पूरी तरह से उसको खत्म कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम नंबरों की बौछार करते हैं, उस नंबर से कोई फायदा नहीं होता। जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसमें इन नंबरों का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसी तरह से बताया गया कि अगर हम सोचते हैं कि ये हमारा बच्चा आगे चलकर नोबेल पुरस्कार, गूगल की तरह कंपनी खोलेगा, फेसबुक की तरह ऐसे कंपनी खोलेगा, तो हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, रियल में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी भी होगी कि जहां पे एक तरफ पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया रटने के स्थान पे रचनात्मक तरीके पे जा रही है, बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग तरीके खोज रही है। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? ना तो रचनात्मक तरीके अपनाए जा रहे हैं, ना ही कुछ और अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, बल्कि जो सिलेबस होता है उसी को बस कम किया जा रहा है। तो ऐसे में हम समझ पा रहे होंगे कि हमें फायदा ना होके सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। तो वहीं भारत में अगर देखा जाए तो हाई स्कूल या इंटर के जो भी क्लासेस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में तो बात तक नहीं किया जाता है। टीचर का सीधा सा जवाब होता है कि ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। जब सिलेबस में नहीं है तो बच्चा भी नहीं पूछेगा, टीचर भी नहीं बताएगा। अगर मान लीजिए जो बच्चा थोड़ा सा रचनात्मक होना चाहता है तो टीचर नहीं होने देंगे, और अगर टीचर होने भी देंगे तो घर वाले भी नहीं होने देंगे कि बहुत अधिक पढ़ाकू या लड़ाकू मत बनिए, आगे आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक नुकसान किसका होगा? सबसे अधिक नुकसान अगर मैं बात करूं, क्या बोर्ड का होगा, क्या मदर और फादर का होगा, या एग्जाम या कॉलेज का होगा? सबसे अधिक नुकसान उस स्टूडेंट का होगा जो इस तरह की समस्याओं को झेल रहा है और इसका कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से लास्ट में मैं एक लाइन और भी कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट हैं और उनके जो माता पिता हैं, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुने कि अगर वो प्रेशर ना दे कि हमारा लड़का टॉप करेगा या इस बार टॉप नहीं करेगा तो हम स्कूल में पढ़ाएंगे ही नहीं, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं पिछली बार सब टॉपर ही गए थे, तो हम भी यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो भी टॉप जाएंगे। जैसे भारत देश में देखा गया है कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि जो हमारा लड़का है या लड़की है वो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बने, या जैसे वैज्ञानिक थे उसी तरह से मार्क जुकरबर्ग जैसे उन्होंने फेसबुक की कंपनी खोली, एलन मास्क की तरह बने, या और तरह से देखा जाए आप धोनी की बात करिए कि लोग सोचते हैं कि धोनी की तरह मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूंगा। हर प्रकार से जो गुण होते हैं वो अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या इन लोगों के जो मैंने नाम लिए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, मार्क जुकरबर्ग हो, एलन मास्क, महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने कभी किसी क्लास में टॉप किया है? आपने उनका रिजल्ट देख लीजिए, कभी भी केजी से लेकर जहां तक उन्होंने पढ़ी है, डिग्री ली है, कभी उन्होंने किसी भी क्लास में टॉप नहीं किया। लेकिन आज किस पोजीशन पे हैं आप सभी जानते हैं। सभी लोग बनना चाहते हैं कि मैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह रहूं, उनकी तरह से अपना बात व्यवहार या जिस तरह से उनका गुण है उसी तरह से हमारे अंदर गुण आ जाए। आपके आप सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर जी। आप जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर जी हाई स्कूल फेल हैं, लेकिन आज फेल होने के कारण भी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा छोटा या बड़ा जो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में नहीं जानता होगा कि सचिन तेंदुलकर जी क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या क्या उनके उपलब्धियां हैं, ऐसा सभी चीज जानते होंगे। तो ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि हम क्यों फिर भी परेशान होते हैं उसी स्कूल में पढ़ने के लिए, उसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि जहां पे पिछली बार के टॉपर निकले हुए थे। एक प्रश्न मैं यहाँ पे आप सभी से पूछता हूँ, इस प्रश्न को आप किसी से भी पूछकर आजमा लीजिएगा। पूछा यह गया है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति से, जो सफल व्यक्ति है, किसी से भी आप पूछेगा कि आपकी सफलता का क्या राज है, तो वो आपको प्रश्न का उत्तर देगा कि असफलता में मिली सीख, न कि सफलता में मिली सीख। क्योंकि सफलता के कारण से आपको कोई भी सीख नहीं मिलती। जैसे आपने हाई स्कूल टॉप कर लिया, इंटर टॉप कर लिया, या कोई भी क्लास में आपने टॉप कर लिया, आपको कोई सीख नहीं मिली। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपको समझ में आएगा कि आप किसके कारण से फेल हो गए। क्या अपने कारण से कि आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, कोचिंग नहीं की, या टीचर के कारण से गलत पढ़ा दिया,
या आप अपने दोस्त के कारण फेल हुए, क्योंकि आपका दोस्त रोज आता था कि चलो भाई आज क्या पढ़ोगे, कल पढ़ लेना, पेपर तो अभी बहुत दिन है। ऐसे में आपकी गलतियों को पता चल जाता है या आपको पता चल जाता है कि किसके कारण से हम फेल हुए, तो असफलता से ही मिलती है। क्या हम आज के बच्चों को यह सिखा पा रहे हैं कि जो आपका जीवन में जो नंबर होता है, जो आपने हाई स्कूल या इंटर में पाया, वो आपके पर्सनल जीवन से कोई वैल्यू नहीं रखता है। आपने इंटर में कितना पाया, हाई स्कूल में कितना पाया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपके आने वाले जीवन में। इसी तरह से मैं लास्ट में उसी कहानी पे आता हूं जो मैंने शुरू में सुनाई थी। जैसे मैं बताया था किसान और जो बिजनेसमैन है, तो उसमें जो गेहूं की बाली की बात किया गया था, तो इस बार वही पे आते हैं पॉइंट पे। अब की बार किसान ने बिजनेसमैन से पूछा कि मैंने तो जो बाली को नापने का, जो गेहूं के बाली को नापने का जो पैमाना था, मैंने छोटा कर लिया, तो जो हमारे बाली का जो लंबाई था वो तो दोगुना हो गया। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि हमारे बाली का जो लंबाई है वो दोगुना हो गया, तो ऐसे में मैं अगर आपको अपनी गेहूं की फसल को बेचता हूं, तो क्या आप हमें दोगुना रेट देंगे? इतने प्रश्न पे जैसे ही इस तरह से प्रश्न किसान ने बिजनेसमैन से पूछा, बिजनेसमैन बहुत ही गुस्से में था। उसने कहा कि मैं बाली की लंबाई का पैसा नहीं देता हूं, मैं जो गेहूं होता है उसके वजन का पैसा देता हूं। इसके बाद आप समझ पा रहे होंगे कि बाली की लंबाई कितनी थी या कितनी होनी चाहिए, उसका कोई फर्क नहीं है। गेहूं का वजन उसी तरह से बताया गया कि आपके नंबर कितने हो, आपने हाई स्कूल में कितना पाया, इंटर में कितना पाया, टॉप किया, फेल हुए, थोड़ा सा कम पाया अपने दोस्त से, तो कोई भी दुख की बात नहीं है। लेकिन आपका मेन होता है कि आपका अगला लक्ष्य क्या है, आपका जीवन कैसा है, आपका जो चरित्र है किस तरह से है, आप आगे आपका जो फोकस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप कितना योग्य हैं, जैसे वही मैंने आपको बताया कि अगर आप 400 नंबर पाने के योग्य हैं और आपको 490 नंबर दे दिया जाए, तो आप सेटिस्फाई भी नहीं होंगे और आगे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फेल हो जाना ठीक है, लेकिन टॉप करना बहुत ही गलत बात है। अगर टॉप करिए तो अपने बल पे करिए, अपने मस्तिष्क से करिए, अपने हिसाब से करिए, ना किसी से मदद लीजिए। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या वास्तव में जिस तरह से नंबर दिया जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीपीएससी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड ले सकते हैं, तो ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट होता है इन नंबरों का। क्या बच्चा जो टॉप करता है उसको फायदा होता है या नुकसान होता है, कितना फायदा कितना नुकसान होता है, इसमें जो माता पिता या जो बोर्ड होते हैं उनका कितना बड़ा योगदान होता है, इसके बारे में हमने बात किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस तरह से अगर वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न बना हो कि कैसे या किस तरह से हुआ या ऐसा आगे का मेरा क्या प्लान है, अगर मैंने इंटर में टॉप किया या कोई भी आपका नंबर हो, कितना भी नंबर हो, आप पूछ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में मैं क्या करना चाहता हूँ, हो पाए। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।